तारीख थी 27 फरवरी 1931। दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे। सर्दियां खत्म हो रही थी और बसंत की हल्की गर्माहट हवा में थी। इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, वहां का अल्फ्रेड पार्क बिल्कुल शांत था। इसी पार्क में एक घना जामुन का पेड़ था, जिसके नीचे दो लोग बहुत गहरी और गंभीर बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA के कमांडर इन चीफ और पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खौफ चंद्रशेखर आजाद। उनके साथ थे उनके करीबी साथी क्रांतिकारी सुखदेव राज। वो दोनों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को टालने पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि किसी अपने ही गद्दार ने मुखबिर बनकर ब्रिटिश पुलिस को पूरी जानकारी दे दी है। दोनों वहां पर चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक वहां 80 से ज़्यादा हथियारों से लैस पुलिस वाले आए और उन्होंने पूरे अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। ब्रिटिश CID के अफसर जॉन नॉट बावर और इंस्पेक्टर विश्वेश्वर सिंह दबे पांव उस पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे जहां चंद्रशेखर आजाद थे। नॉट बावर ने दूर से ही पिस्तौल तानते हुए चिल्लाकर कहा कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, सरेंडर कर दो। लेकिन वो आजाद थे। सरेंडर करना उनकी फितरत में नहीं था। जैसे ही आज़ाद को खतरे का एहसास हुआ तो उनकी सबसे पहली चिंता अपनी जान बचाना नहीं बल्कि अपने साथी सुखदेव राज को सुरक्षित वहां से बाहर निकालना था। आज़ाद ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और अपनी फेवरेट कोल्ट पिस्तौल निकाल ली। इस पिस्तौल को आज़ाद बड़े प्यार से बमतूल बुखारा कहते थे। इस पिस्तौल की एक खास बात यह थी कि इससे फायर करने पर धुआं नहीं निकलता था, जिससे छिपकर वार करने पर अंग्रेजों को पता भी नहीं चलता था कि गोली किस दिशा से आ रही है। आजाद ने जामुन के पेड़ की आड़ ली और अंग्रेजों पर अंधाधुंध कवर फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी के बीच उन्होंने सुखदेव राज को वहां से भागने का आदेश दिया और सुखदेव वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। अब उस पूरे पार्क में एक अकेला शेर था और सामने पूरी ब्रिटिश हुकूमत। मुठभेड़ भयंकर रूप ले चुकी थी। आज़ाद का निशाना इतना अचूक था कि उनकी एक गोली सीधे अंग्रेज अफसर नॉट बावर की कलाई पर लगी और उनकी पिस्तौल नीचे गिर गई। दूसरी गोली से उन्होंने इंस्पेक्टर विश्वेश्वर सिंह का जबड़ा उड़ा दिया। लगभग 25 मिनट तक अल्फ्रेड पार्क गोलियों की आवाज़ से गूंजता रहा, लेकिन धीरे धीरे आज़ाद के पास गोलियां खत्म होने लगी। जब उन्होंने अपनी बमतूल बुखारा को चेक किया तो देखा कि मैगजीन में सिर्फ एक आखिरी गोली बची है। उस एक पल के लिए जैसे पूरा वक्त ठहर गया था। आज़ाद को अपना वो संकल्प याद आया जो उन्होंने जीवन भर जिया था। मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। अंग्रेज़ों के साथ कभी जिंदा नहीं आऊँगा। आज़ाद ने बिना एक भी सेकंड सोचे वो आखिरी गोली अपनी खुद की कनपटी पर दाग ली। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी कसम नहीं टूटने दी। अंग्रेज उनके मरने के बाद भी उनसे इतना खौफ खाते थे कि जब तक उन्होंने आज़ाद के निर्जीव शरीर पर दूर से गोलियां चलाकर तसल्ली नहीं कर ली, तब तक कोई उनके शरीर के करीब जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया था। आज अल्फ्रेड पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। ये चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन की आखिरी 30 मिनट की शौर्य गाथा थी, लेकिन आगे आपको उनके पूरे सफर के बारे में बताएंगे। 23 जुलाई 1906 इस दिन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक छोटे से आदिवासी गांव भाबरा में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। बचपन में उनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था। माता पिता चाहते थे कि बेटा बड़ा होकर संस्कृत का विद्वान बने, इसलिए शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्हें बनारस काशी विद्यापीठ भेज दिया गया था। इसके बाद था साल 1921। महात्मा गांधी ने पूरे देश में असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ रखा था। उस समय चंद्रशेखर की उम्र मात्र 15 साल की थी। देश प्रेम का जज्बा उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। वे स्कूल छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और एक पारसी मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में पेश किया तो वहां मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? 15 साल के बालक ने सीना तानकर जवाब दिया, आज़ाद। मजिस्ट्रेट ने झुंझलाते हुए पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बालक का जवाब था, स्वतंत्रता। मजिस्ट्रेट ने गुस्से में पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बालक ने आंखों में आंखें डालकर कहा, जेल खाना।
इस बात से मजिस्ट्रेट इतना चिढ़ गया कि उसने इस छोटे से बच्चे को सरेआम 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई। जब उनके नंगे बदन पर कोड़े बरस रहे थे तो हर कोड़े के साथ उनके मुंह से चीख नहीं बल्कि वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय का नारा निकल रहा था। उसी दिन से देश ने चंद्रशेखर तिवारी को हमेशा के लिए चंद्रशेखर आजाद मान लिया था। 1922 में जब चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो आजाद समेत देश के कई युवाओं को गहरा धक्का लगा था। आजाद को समझ में आ गया था कि सिर्फ शांति और प्रार्थनाओं से अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। इसलिए वे राम प्रसाद बिस्मिल और शचींद्र नाथ सान्याल द्वारा बनाए गए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA में शामिल हो गए। आजाद शारीरिक रूप से इतने फुर्तीले और तेज थे कि उनके दल के लोग उन्हें प्यार से क्विक सिल्वर बुलाते थे, यानी कि पारा। पारा एक ऐसा धातु है जिसे आप कभी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते, वे फिसल जाता है। आजाद बिल्कुल ऐसे ही थे। पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं पाती थी। क्रांतिकारियों को अपने मिशन के लिए हथियार चाहिए थे और हथियारों के लिए चाहिए था पैसा। आजाद और उनके साथियों ने तय किया कि वे भारत की गरीब जनता से पैसा नहीं मांगेंगे बल्कि अंग्रेजों का लूटा हुआ वो खजाना छीनेंगे जो ट्रेन से ले जाया जा रहा था। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में इस ऐतिहासिक ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया। इस घटना ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। बौखलाए अंग्रेजों ने पूरे देश में छापेमारी की। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी क्विक सिल्वर चंद्रशेखर आजाद उनके हाथ नहीं आए थे। काकोरी कांड और राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत के बाद HRA काफी कमजोर हो गया था। अंग्रेजों की नजर हर तरफ थी। ऐसे समय में आजाद ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर को अपनी गुप्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। ग्वालियर के जनकगंज इलाके में रामकृष्ण पांडे का घर क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा गुप्त ठिकाना बन गया था। यहीं पर बैठकर आजाद ने अपनी आगे की क्रांतिकारी योजनाएं बनाई थी। इतिहास बताता है कि बिस्मिल की शहादत के बाद क्रांतिकारियों का सबसे पहला बम ग्वालियर में रामकृष्ण पांडे के इसी घर में तैयार किया गया था। पुलिस से बचने के लिए इन बमों को मिठाइयों के डिब्बों के नीचे छिपाकर आजाद तक सुरक्षित पहुंचाया जाता था। ग्वालियर का ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी उन गुप्त बैठकों का मुख्य गवाह रहा है, जहां आजाद अपने दल के साथियों के साथ मिलकर देश की आजादी का ब्लूप्रिंट तैयार करते थे। ग्वालियर का यह नेटवर्क आजाद के लिए एक लाइफलाइन बन गया था। आजाद जानते थे कि क्रांति को एक बड़े और वैचारिक ढांचे की जरूरत है। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक और युवा शेर भगत सिंह से हुई। दोनों के विचार एकदम मिलते थे। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त बैठक हुई और पुरानी HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA रख दिया गया था। आजाद इसके कमांडर इन चीफ चुने गए थे। इसके बाद 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई थी। आजाद और भगत सिंह ने कसम खाई कि लाला जी की मौत का बदला खून से लिया जाएगा। योजना के तहत 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने की तैयारी की गई थी, लेकिन गलत पहचान के कारण जॉन मारे गए थे। जब जॉन को मारकर भगत सिंह और राजगुरु भाग रहे थे तो एक भारतीय पुलिस हवलदार चानन सिंह ने उनका पीछा किया। आजाद ने उसे चेतावनी दी, लेकिन जब वे नहीं माना तो आजाद ने उसे गोली मारकर अपने साथियों को सुरक्षित निकाल लिया। इसी संगठन के नेतृत्व में बाद में 1929 में दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। हम आज़ाद की बहादुरी की कहानियां तो बहुत गर्व से सुनते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि उस महान नायक के जाने के बाद उनके परिवार का क्या हुआ? ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे पढ़कर किसी की भी आंखें नम हो सकती है या सुनकर भी। 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के बाद उनके पिता का भी देहांत हो गया था। आज़ाद की बूढ़ी माँ जगरानी देवी बिल्कुल अकेली रह गई थी। जिस बेटे ने देश की मिट्टी के लिए अपना खून बहाया, उसकी माँ के पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं थे। गरीबी का ये आलम था कि जगरानी देवी जंगलों में जाती थी, लकड़ियां बीन कर लाती थी और बाजरा ज्वार उबालकर अपना पेट भरती थी, और कई बार तो वो
भूखे भी रहती थी। कई सालों बाद जब आज़ाद के ग्वालियर वाले साथी सदाशिवराव की सेलुलर जेल से सजा काटकर छूटे तो वे आज़ाद की मां को ढूंढते हुए भाभरा पहुंचे। मां की वो जर्जर और दयनीय हालत देखकर सदाशिव फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने तुरंत जगरानी देवी को अपने साथ लिया और उन्हें झांसी लेकर चले गए। सदाशिवराव ने अपनी आखिरी सांस तक जगरानी देवी की सेवा की है। आप सोच रहे होंगे कि देश 1947 में आज़ाद हुआ तो 1931 में शहीद होने वाले चंद्रशेखर आज़ाद का स्वतंत्र भारत में क्या रोल है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कोई राजनीतिक कुर्सी नहीं पकड़ी थी, लेकिन उन्होंने उस डर को खत्म किया था जो 200 सालों से भारतीयों के दिलों में बैठा हुआ था। उन्होंने युवाओं को सिखाया कि अगर मौत से डरना छोड़ दो तो कोई भी तुम्हें गुलाम नहीं बना सकता है। आज का स्वतंत्र भारत उसी निडरता और उसी क्रांति की बुनियाद पर खड़ा है जिसे आज़ाद, भगत सिंह और बिस्मिल जैसे वीरों ने अपने खून से सींचा था। अगर आप प्रयागराज के इलाहाबाद राष्ट्रीय संग्रहालय यानी इलाहाबाद म्यूजियम में जाएंगे तो आपको वहाँ कोल्ट पिस्तौल यानी बमतुल बुखारा वहाँ पर रखी हुई मिलेगी, जिसे आप देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को शूट किया है मेरे साथी नकुल ने। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।